हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, अभी हम लोग जून मंथ्स का इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट अफेयर्स देखेंगे। जून यानी जून 2023। देखिए, फिर से मैं आपको एक बार प्रोसेस बता दूं कि तीन टाइप के इसमें कंटेंट हैं। ये विजन आईएएस की मैगजीन से कराया जा रहा है आपको। तीन टाइप के कंटेंट है। एक जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, एक जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है पर मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, और एक किसी चीज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है। ऐसी चीज़ों को बस हम लोग शायद पढ़े भी ना पार कर देंगे। जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, वी विल रीड इट आउट। ठीक है, बट आप इसको बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने का प्रयास नहीं करेंगे। बट ऐसा कोई भी मटेरियल विच कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन द प्रीलिम्स, दैट आई विल आस्क यू टू राइट इट डाउन। तो इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं जून 2023 का इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स। तो चलिए यहाँ इंडिया यूएस रिलेशंस की बात करते हैं। क्यों न्यूज में था नहीं था वो सब छोड़ दीजिए। मोदी जी ये जो है ऑफिशियल विजिट पर गए, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए इंडिया यूएस रिलेशनशिप ओवरव्यू पर आइए। ठीक है, कन्फ्लुएंस ऑफ कॉमन फैक्टर लाइक डेमोक्रेटिक वैल्यूज, शेयर्ड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, मेक्स इंडिया यूएस इंजॉय अ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया और यूएस जो है कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंजॉय करती है। ये तो क्या क्या हमारे कॉमन फीचर्स हैं, जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, शेयर्ड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट है, और हम लोग टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई करना चाहते हैं। तो ये सब सभी बातें हैं। ठीक है, आइए और कुछ फैक्टर्स को देख लीजिए। इंडिया और यूएस का जो बायलेटरल ट्रेड है दोस्तों, वो है $128 बिलियन का। आप इसको रफली याद करिए कि $130 बिलियन का बायलेटरल ट्रेड है, जो कि बहुत ह्यूज है, बहुत ह्यूज है ये। ठीक है, और इंडिया जो है इस ट्रेड में इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट होता है। यानी इंडिया मैक्सिमम कंट्रीज को के साथ जब ट्रेड करती है तो इंडिया का ट्रेड फेवरेबल नहीं होता है, बट यूएस के साथ इंडिया का ट्रेड बहुत फेवरेबल है, क्योंकि हम लोग $28 बिलियन जो है ट्रेड सरप्लस कमाते हैं यूएस के साथ। यानी जितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा हम लोग जितना हम लोग इंपोर्ट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। यानी $28 बिलियन का सरप्लस होता है यूएस के साथ। जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। फिर देखिए डिफेंस सप्लायर, डिफेंस सप्लायर ये पॉइंट आप लिख लेंगे फॉर प्रीलिम्स। इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है रसिया। 45% डिफेंस इंपोर्ट हम लोग रसिया से करते हैं। ठीक है, दूसरा डिफेंस सप्लायर है फ्रांस, यानी 29% हम लोग डिफेंस इंपोर्ट फ्रांस से करते हैं। और तीसरा जो डिफेंस सप्लायर है वो है यूएस, और 11% डिफेंस इंपोर्ट हम लोग यूएस के साथ करते हैं। इसको आप लोग प्लीज़ लिख लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्ट रसिया से 45%, इसीलिए हमारी रसिया से दोस्ती बहुत मजबूत है दोस्तों। ठीक है, फिर फ्रांस और फिर आपका यूएस। देख लीजिए डिफेंस टाइज के रिस्पेक्ट में देख लीजिए कि यूएस जो है इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया इन 2016, एंड यूएस इंडिया हैज साइंड मेजर डिफेंस एग्रीमेंट्स। यूएस की कुछ डिफेंस एग्रीमेंट्स होती हैं, वो यूएस और इंडिया ने साइन किया है। जैसे एक है लेमुआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये साइन कर लिया। लेमुआ से भी पहले दोस्तों देखिए 4 फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है यूएस के। एक है जी सोमिया, इसको सबसे पहले इंडिया ने साइन किया। फिर लेमुआ साइन किया, फिर कॉमकासा साइन किया, यानी कम्युनिकेशंस कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ठीक है, और फिर बेका। तो मेरा आपसे बस ये कहना है कि इसको ना क्रोनोलॉजी में याद कर लीजिए। सबसे पहले जी सोमिया, फिर लेमुआ, फिर कॉमकासा, और फिर बेका। तो अब अगर ये इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, आपको ये दे करके पूछा जाए कि ये इंडिया का किस कंट्री के साथ है डिफेंस एग्रीमेंट है। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर कि ये जी सोमिया, लेमुआ, कोमकासा, बेका, ये सारे रिलेटेड हैं यूएस से। ठीक है, एनीवेज अब आ जाइए दोस्तों। इंडिया और यूएस के बीच में बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, जैसे युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, मालाबार, रिम्पास, ये सब। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, लेकिन अभी इसको मत लिखिए। मैं अलग से एक वीडियो में आपको जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, जितनी कंट्रीज के बीच में कौन कौन कंट्री उसको ऑर्गेनाइज करती है, कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड ऑल दैट आई विल कवर।
ठीक है। अब आइए एरियाज ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस क्या क्या है। तो सारे मेजर एरियाज में इंडिया यूएस पार्टनरशिप आपको देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल विथ रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेड एंड इकोनॉमी। सो ओके, ये सारा आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, जैसे मोदी जी गए थे यूएस, तो क्या क्या इसका की आउटकम्स है, विल नॉट डिस्कस इन डिटेल। जैसे ट्रेड के रिलेटेड बात हुआ, ठीक है। इंटर एजेंसी लेड स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग वाज लॉन्च्ड। फिर सेमीकंडक्टर्स के लिए एमओयू ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप वाज साइंड। फिर टेलीकॉम के लिए अ पब्लिक प्राइवेट जॉइंट टास्क फोर्स को लीड बाय इंडिया भारत 6G एंड यूएस नेक्स्ट जी अलायंस, ठीक है। यानी ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडिया की भारत 6G और यूएस की नेक्स्ट जी अलायंस, इन लोगों ने मिल करके स्टार्ट किया ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए कि ORAN क्या है, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। ये लॉन्च किया गया है इंडिया की भारत 6G और प्लस यूएस की नेक्स्ट जी अलायंस के द्वारा, ठीक है। फिर आइए क्वांटम टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में भी डिस्कशन हुआ, ठीक है। फिर यूएस इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडाउमेंट फंड वाज लॉन्च, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में है। फिर रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड इनोवेशन हैंडशेक वाज स्टार्टेड। अगेन राइट इट डाउन, एन इनिशिएटिव कॉल्ड इनोवेशन हैंडशेक, ये किसके किसके बीच में है, तो इट इज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। इनोवेशन हैंडशेक इज बिटवीन इंडिया एंड यूएस, तो ठीक है। एंड इट विल सपोर्ट द यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। ये जो इनोवेशन हैंडशेक है, इट विल सपोर्ट व्हाट, इट विल सपोर्ट ICET। ICET क्या है, ICET है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। प्लीज राइट इट डाउन फॉर प्रीलिम्स, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आ जाइए क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के ऊपर चर्चा हुई। आपको पता है कि इंडिया यूएस जो है आपके पार्टनर करते हैं फॉर क्लीन एनर्जी ऑल्सो। फिर क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक बात याद रखिए, इंडिया बिकेम द न्यू मेंबर ऑफ यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अगेन राइट इट डाउन, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एक आपका इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है यूएस लेड। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इज ए यूएस लेड इनिशिएटिव, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि भी बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं जिस पर चाइना का दबदबा है ऑल ओवर वर्ल्ड। और ये रेयर अर्थ मिनरल्स और जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, आपको पता है कि जितने भी नए आपके न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोलर पैनल्स के लिए, ड्रोन्स के लिए, ठीक है, और जितने भी क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए, इन सभी में इसका यूज होगा दोस्तों, ठीक है। और इस पर चाइना का भी अब दबदबा है, तो इसी दबदबा को काउंटर करने के लिए यूएस ने स्टार्ट किया है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड इंडिया हैज़ बिकम अ मेंबर ऑफ दैट, ठीक है। एंड आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के और जो भी मेंबर्स हैं, इट माइट बी कवर्ड इन सम ऑफ द नेक्स्ट आर्टिकल्स, बट इवन इफ इट इज़ नॉट कवर्ड, आप अभी के अभी अपने नोट्स में इसको लिख लेंगे कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के विच ऑल कंट्रीज आर मेंबर्स। ठीक है। फिर देखिए एजुकेशन के ऊपर कोलैबोरेशन की बात की गई। फिर वीज़ा के लिए यूएस ने मेंशन किया कि इट वुड लॉन्च अ पायलट रन टू एडजुडिकेट डोमेस्टिक रिन्यूअल्स ऑफ सर्टेन पिटीशन बेस्ड टेम्पोररी वर्क वीजाज, ठीक है। यानी वर्क वीज़ा आसानी से देगी, ठीक है। फिर H1B वीज़ा, L वीज़ा, ये सब आसानी से इंडियंस को मिलेगा दोस्तों। फिर देखिए यूएस ने ये भी कहा कि हम लोग दिल्ली के अलावा जो है बेंगलुरु और अहमदाबाद में क्या करेंगे, इसका कॉन्सुलेट बनाएंगे, यूएस का कॉन्सुलेट बनाएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये है इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप। तो अगेन पीएम मोदी जी के विजिट के कारण ये थोड़ा सा न्यूज में है। तो क्या क्या है पहले देख लीजिए। ये GE14 जेट इंजन ये बनाती है जनरल इलेक्ट्रिक्स, ये यूएस की कंपनी है, ठीक है।
और ये बहुत सारे कंट्रीज में यूज होती है, जस्ट लिसन टू इट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फिर MQ-9B ड्रोन्स, इसको ही बनाती है यूएस, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, MQ-9B ड्रोन्स मेड बाय यूएस, इसको लिख लीजिए। और इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक है स्काई गार्जियन और एक है सी गार्जियन, ठीक है। और इंडिया जो है MQ ये खरीदेगी यूएस से, ठीक है, ये MQ-9B ड्रोन्स जो है ये इंडिया यूएस से खरीदेगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि MQ-9B ड्रोन्स ये यूएस बनाती है, इसके दो वर्जन आते हैं, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। बाकी आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि स्काई गार्जियन और सी गार्जियन क्या क्या करेंगे, ठीक है। चलिए फिर देखिए, एक है इंडस एक्स। इंडस एक्स क्या है? द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैव लॉन्च्ड द इंडस एक्स। ये एक इनिशिएटिव है आपका डिफेंस डिपार्टमेंट के बीच में, इंडिया की और यूएस की डिफेंस डिपार्टमेंट के बीच में। इट एम्स टू एक्सपैंड द स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, बस इतना आप लिख लीजिएगा, इंडस एक्स इंडिया यूएस, और एम क्या है? टू एक्सपैंड द स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, ठीक है। बाकी ये क्या क्या करेगा? स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है तो ये कनेक्टिविटी एनहांस करेगा, ठीक है। ये हाई टेक डिफेंस इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट करेगा, बायलैटरल ट्रेड प्रमोट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस, ठीक है। और चलिए इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए, ये जो इंडस एक्स जो डील हुई है, इससे क्या क्या बेनिफिट होगा इंडिया को। तो ये इंडियन फ्लीट को क्या करेगा? बेनिफिट करेगा। जैसे HAL और ये जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन को लेकर के क्या बना सकता है? बहुत सारे नए एयरक्राफ्ट बना सकता है, ठीक है। तो HAL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये जनरल इलेक्ट्रिक के, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में दोस्तों इंजन्स नहीं बनते हैं, इंजन्स नहीं बनते इंडिया में, ठीक है। तो ये इंजन ले लेगा कहाँ से? आपका जनरल इलेक्ट्रिक से ले लेगा, और फिर ये अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन्हीं तेजस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। फिर देखिए, इस पार्टनरशिप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रमोट होगा, ठीक है। फ्यूचर इंडिजिनस डेवलपमेंट होगा, अगर टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है तो फिर उस टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से इंडिया खुद भी डेवलप कर सकता है, ठीक है। इट विल ऑल्सो हेल्प इंडिया टू अंडरस्टैंड द ड्रोन टेक्नोलॉजी बेटर। क्यों? क्योंकि ये आपका एक ड्रोन इंडिया ले रहा है ना, MQ-9B ड्रोन यूएस ले रहा है, तो इस केस में क्या है कि हम लोग को ड्रोन टेक्नोलॉजी को समझने में हेल्प मिलेगा। इट विल बूस्ट लोकल डिफेंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एट्सेट्रा। चैलेंजेस क्या क्या है डिफेंस कोऑपरेशन में यूएस के साथ? देखिए, इंडिया टाइज विथ रसिया। आपको पता है कि अभी भी इंडिया रसिया से 45% इम्पोर्ट करता है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा साइड करते हैं विथ यूएस तो रसिया माइट फील ऑफेंडेड, स्पेशली ड्यूरिंग दीज टाइम्स, क्योंकि रसिया और यूएस के बीच में हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन देखने को मिल रहा है। फिर देखिए, इंडिया स्टैंड इन ज्वाइनिंग अलायंसेस। देखिए, इंडिया अगर किसी भी अलायंस का पार्ट होता है, खास करके मिलिट्री अलायंस का पार्ट होता है, तो ये हमारे स्ट्रेटजिक सॉवरेंटी को, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को क्या करती है? इनवैलिडेट करती है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया यूएस अलाइंड हो जाते हैं तो यूएस किसी भी कंट्री पर अटैक करेगा तो इंडिया भी उस कंट्री के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाएगा दोस्तों। सो ये हमारे स्ट्रेटजिक सॉवरेंटी को कहीं ना कहीं रिड्यूस करती है। फिर देखिए, यूएस की जो डिफेंस कंपनीज है दोस्तों, वो हमेशा से दे आर रिलक्टेंट टू शेयर देयर टेक्नोलॉजी। यानी हम लोग उनसे सामान इतना खरीदें तो एक टाइम के बाद वो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास होनी चाहिए, बट दैट इज नॉट द केस विथ यूएस जनरली, ठीक है। फिर देखिए, इनकन्सिस्टेंसी भी देखने को मिलती है हम लोग को यूएस के स्टांस में। देखिए, लॉन्ग टर्म सपोर्टर रह चुका है यूएस पाकिस्तान का, एंड इवन चाइना को इतना खड़ा करने में भी देयर इज अ रोल ऑफ यूएस, और ये भी गारंटी नहीं है कि यूएस आगे ऐसा ना करे, ठीक है। हेंस हम लोग वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन यूएस। वे फॉरवर्ड क्या है? तो बैलेंस करिए रिलेशनशिप विथ रसिया एंड यूएस, डेवलप इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंटिन्यू कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक। ये सब जनरल पॉइंट्स है। अब आइए आ जाइए दोस्तों, इंडिया यूएस स्पेस रिलेशंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं अभी, जैसे मोदी जी वही यूएस गए थे तो ये सब न्यूज़ में आ गया। क्या क्या न्यूज़ में आ गया कि नासा विल प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग टू द इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है। इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को नासा एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा ताकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह में जा सके,
ठीक है। और इंडिया ने साइन कर दिया है यूएस लेड आर्टेमिस एकॉर्ड एज ए 27th मेंबर। देखिए यूएस ने जैसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, उसी तरीके से यूएस ने आर्टेमिस एकॉर्ड भी स्टार्ट किया है, आर्टेमिस एकॉर्ड। ठीक है, टोटल इसमें 27 मेंबर्स हैं आर्टेमिस एकॉर्ड में। कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो नीचे देखेंगे, इसको आपको लिखना है और याद कर लेना है। ठीक है, तो इंडिया ने जो आर्टेमिस एकॉर्ड वगैरह साइन कर लिया, अभी से इंडिया का क्या फ़ायदा होने वाला है, तो इट विल बी अ पुश टू द गगनयान मिशन। दोस्तों गगनयान मिशन इंडिया का एक मिशन है जिसमें इंडिया का एम ये है कि स्पेस में ये एक इंडियन इंसान को, इंडियन को भेज सकें। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकता है यूएस, इंडिया की हेल्प कर सकता है। यूएस विल हेल्प इंडिया टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन। गगनयान इज विल बी इंडियाज फर्स्ट manned space mission. Also, entry to ISS. The NASA trained Indian astronauts might be the first set of Indians to ever enter in the ISS and conduct research and experiments there. तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जैसे जो नासा एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करेगा, तो पहले इंडियंस होंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा करके कुछ रिसर्च वगैरह कंडक्ट करेंगे। फिर एंट्री टू द गेटवे। गेटवे क्या है दोस्तों, तो गेटवे है लूनर ऑर्बिटल स्टेशन। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वैसे ही यूएस बनाने जा रहा है एक लूनर ऑर्बिटल स्टेशन। ये आपको लिखना है, ठीक है, ये पार्ट आपको लिख लेना है कि गेटवे क्या है। गेटवे इज ए लूनर ऑर्बिटल स्टेशन। ठीक है, गेटवे इज ए लूनर ऑर्बिटल स्टेशन डेवलप्ड बाय यूएस, यूएस कह लीजिए या नासा इसको लीड करेगी। ऑब्वियसली दूसरे कंट्रीज का भी इसमें सपोर्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यूएस के साथ अब चूंकि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम लोग को गेटवे में भी एंट्री मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे चंद्रयान मिशन वगैरह कर रहे हैं, तो मून के ऊपर हमारा इंटरेस्ट है, तो उस केस में हम वी नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देयर, एंड टू इंश्योर दिस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस गेटवे विल हेल्प अस। ऑलराइट, अब आ जाइए हम लोग चैलेंजेस क्या क्या हैं दोस्तों स्पेस कोऑपरेशन में। तो देखिए हम लोगों का इंटरेस्ट है मिसमैच्ड, क्योंकि नासा के एम्बिशंस बियॉन्ड अर्थ ऑर्बिट है। ठीक है, बट इसरो के एम्बिशन जो है वो विद इन अर्थ ऑर्बिट है, जनरली आप देख सकते हैं। फिर एसिमेट्री देखने को मिलती है कैपेबिलिटीज में। यूएस कहाँ, तो देखिए यूएस की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। ये इलोन मस्क की कंपनी है। ये स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी हो करके लगभग 60 लॉन्चेज इसने कर दिए एक साल के अंदर में। ठीक है, और इंडिया डबल डिजिट लॉन्च भी अभी नहीं कर पाती है। ठीक है, यानी कि मतलब 10 से कम ही लॉन्च, हम लोग 8 लॉन्च एक साल में, 9 लॉन्च, 5 लॉन्च इतने ही कर पाते हैं। ठीक है, और यूएस की तो एक प्राइवेट कंपनी ने ही 61 लॉन्चेज कर दिए। तो हमारे कैपेबिलिटीज में बहुत ही एसिमेट्री देखने को मिलती है। फिर देखिए रशियन कोलेबोरेशन का भी एक लेगेसी है दोस्तों, कि वी हैव बीन स्पेस पार्टनर ऑफ रशिया फॉर वेरी लॉन्ग, तो दैट लेगेसी हैज विल ऑल्सो एक्ट एज ए हिंड्रेंस इफ वी वांट टू मूव अहेड विथ यूएसए। फिर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो है ही है, क्योंकि स्पेस प्रोग्राम्स इतने सस्ते नहीं होते हैं। ये दोस्तों आर्टेमिस एकॉर्ड के बारे में मैं बता रहा था। तो आर्टेमिस एकॉर्ड क्या है, एकॉर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड नासा इन 2020। प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, फिर देखिए इट सेट कॉमन प्रिंसिपल्स टू गवर्न सिविल एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस, मून, मार्स, कॉमेट एंड एस्टेरॉइड्स फॉर पीसफुल पर्पसेस। ये बेसिकली स्पेस, मून, मार्स इन सब से रिलेटेड जो है एक्सप्लोरेशन है, उसको पीसफुल बनाने की बात करता है। ठीक है, और इसमें मेंबर्स कौन कौन से दोस्तों, इसको आपको लिखना ही है। ठीक है, तो यूरोपियन मेंबर्स आप देख लीजिए, फ्रांस है, स्पेन है, पोलैंड है, यूक्रेन है, इटली है, रोमानिया है, यूके है, चेक रिपब्लिक है, लग्जमबर्ग है। ठीक है, इवन दो ऑल ऑफ द कंट्रीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट इफ यू राइट इट डाउन एंड रिमेंबर इट विल नॉट हर्ट यू। ठीक है, आपको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। फिर देखिए ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों इसके मेंबर है। अफ्रीका में नाइजीरिया और रुवांडा इसके मेंबर्स हैं। साउथ अमेरिका में ब्राज़ील, कोलंबो और इक्वाडोर इसके मेंबर्स हैं। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, यूएस और मेक्सिको इसके मेंबर्स हैं। एशिया में सिंगापुर, बहराइन, इंडिया, इजराइल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूएई, जापान एंड सऊदी अरेबिया इसके मेंबर हैं आर्टेमिस एकॉर्ड के। ठीक है, आइए वे फॉरवर्ड हम लोगों को
हम लोगों का क्या होना चाहिए, इंड्यूस लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन पर बात करें, इंड्यूसिंग प्राइवेट पार्टिसिपेशन, इंडिया को स्पेशली जो और भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए स्पेस ओपन अप करना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए वॉइसिंग फॉर स्पेस एज ग्लोबल कॉमन, देखिए स्पेस क्या है, स्पेस, ओशियन, क्लाइमेट, ये सब क्या है, ग्लोबल कॉमन है, क्योंकि इसको सभी लोग शेयर करते हैं। आइए इंडिया यूएस डिजिटल ट्रेड रिलेशंस की बात करते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशंस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ यूएस हैज़ हाईलाइटेड डिजिटल ट्रेड बैरियर्स विद इंडिया फ्लैग्ड बाय प्रोटेक्शनिस्ट इन अप्रोच, ठीक है। तो देखिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, CCIA, उसने बोला है कि इंडिया जो है बहुत सारे डिजिटल ट्रेड बैरियर्स लगाती है यूएस के ऊपर, ठीक है। तो आइए इसको थोड़ा देखते चलते हैं हम लोग। इंडिया और यूएस की जनरल ट्रेड जो है लगभग $128 बिलियन की, वो मैंने पहले ही बताया, लेकिन डिजिटल और टेक्नोलॉजी सर्विसेज जो है वो मेजर फैक्टर नहीं है अभी भी इंडिया यूएस के साथ में, ठीक है। और इंडिया और यूएस ने रिसेंटली ये इनिशिएटिव साइन की है, आपको पता है, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत दोनों कंट्रीज क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एरियाज में, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके अलावा MOU साइन किया गया है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन के लिए, ठीक है। फिर आपको पता है कि ये ORAN भी ये किया गया है 5G 6G नेटवर्क्स को डेवलप करने के लिए। फिर देख लीजिए ज्वाइंट इंडो, तो ये सब दोस्तों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर आ जाइए, इंपॉर्टेंट ओनली फॉर मेंस नॉट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। तो यूएस के टेक फर्म्स ने क्या क्या कंसर्न्स रेज किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, कि इंडियन पॉलिसी जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट होती जा रही है, ठीक है, इंडियन पॉलिसी इज बिकमिंग मोर प्रोटेक्शनिस्ट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इज गिवन टू इंडियन कंपनीज, ठीक है, ना कि यूएस कंपनीज को थोड़ा उतना फ़ायदा नहीं मिलता है, इंडियन कंपनीज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ग्रेटर गवर्नमेंट सेंसरशिप, अभी बहुत सारे आपको जो नए लॉ बनाए गए हैं, जैसे कि ये IT रूल्स 2021 विच हैज इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, तो इसमें दो टाइप के आपको रूल्स हैं, पता ही होगा, एक डिजिटल मीडिया के लिए है, ठीक है, और एक सोशल मीडिया के लिए है। जो डिजिटल मीडिया रिलेटेड रूल है इसका जो मिनिस्ट्री है वो है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बाकी इसमें बहुत सारा आपको ये है, इसमें भी थ्री लेयर्ड मैकेनिज्म है। अगर डिजिटल मीडिया के किसी कंटेंट से कोई इंसान नाराज़ है तो सबसे पहले जाएगा वो उसी ये जो भी डिजिटल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स मान लो, तो नेटफ्लिक्स को कंप्लेन करेगा कि इस कंटेंट में ये प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है, तो नेटफ्लिक्स हैज़ टू रिजॉल्व इट। अगर नेटफ्लिक्स उसको रिजॉल्व नहीं करता है तो फिर सेकेंड स्टेज पर जाएगा ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के पास। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी में OTT और भी जो हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और ऐसे ऐसे मिल करके ये सारे लोग बनाएंगे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, फिर वो इसको डील करेगी। अगर यहाँ से भी ये डील नहीं हुआ तो फिर मिनिस्ट्री लेवल पर इसको डील किया जाएगा। उसी तरीके से सोशल मीडिया के रिस्पेक्ट में भी है दोस्तों। तो इतना जो कंप्लायंस वगैरह का रिक्वायरमेंट है ये क्या एक तरीके से गवर्नमेंट सेंसरशिप को प्रमोट कर रहा है ये, ठीक है। अब देखिए अगला देखिए, कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर बाई इक्वलाइजेशन लेवाई। तो इंडिया ने जो भी E-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जो इंडिया के बाहर से ऑपरेट करते हैं बट इंडिया में रेवेन्यू अर्न करते हैं, तो उन पर पहले 6% का इक्वलाइजेशन लेवाई या फिर डिजिटल टैक्स लगा दिया था, ठीक है। बाद में उसको घटाकर 2% कर दिया गया। तो इसको भी दोस्तों उन लोगों ने एज ए कंसर्न रेज किया है, ठीक है। ये देखिए IT रूल्स जो है उसके बारे में कह रहा है कि द कोड हैज प्लेस्ड अ डेडलाइन ऑफ 72 आवर्स टू टेक डाउन अ फ्लैग्ड कंटेंट बाय गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। अगर कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जैसे फेसबुक पर मान लीजिए कोई फेक न्यूज़ या कुछ भी कंटेंट ऐसा है जो गवर्नमेंट बोलती है इसको हटाना है, तो उस फ्लैग्ड कंटेंट को आपको 72 घंटे के अंदर टेक डाउन करना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है ना कि गवर्नमेंट जो है किसी कारण से मतलब कि उसमें कुछ गलत चीज़ नहीं दिखाई जा रही हो बट ड्यू टू सम पर्पस, ठीक है, उसको बोल सकती है कि हटाओ। तो ये आपका क्या हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन सब के क्या अगेंस्ट जा सकता है।
ठीक है। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को बोला गया है कि हैज मैंडेट कि अगर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो किसी भी न्यूज को जो कि सोशल मीडिया में चलाई जा रही हो उसको फेक या फॉल्स न्यूज बोलता है तो ठीक है उसको भी आपको फिर हटाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें लगाई गई है दोस्तों। बाकी इन सब के बारे में कुछ कुछ बोला गया है। तो ये दोनों पहले बिल थे, अभी एक्ट हो गए हैं, इससे रिलेटेड आप और देखते जाएंगे। आइए वे फॉरवर्ड देख लीजिए इससे रिलेटेड। तो इंश्योर सिक्योर क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर, सिक्योर क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर इंश्योर करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, तो ये आपका जो है नया जो रूल बनाया गया है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन लॉ या डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो बना है, ठीक है, उस पर क्रॉस बॉर्डर डेटा ट्रांसफर को अलाउ किया गया है दोस्तों। फिर देखिए सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, जैसे कि अभी तक इंडिया में दोस्तों गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग जैसी कोई बड़ी जो है कंपनी क्यों नहीं बिल्ड हुई है, तो इस बारे में बात किया कि उस पर फोकस करिए। फिर स्ट्रेंथन करिए साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को, बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग डिजिटलाइज्ड एट एन एक्सेलरेटेड पेस। ठीक है, तो इन दैट केस हाँ, इन दैट केस वी नीड टू यू नो वर्क फॉर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स ऑल्सो, क्योंकि इतना डेटा है तो हमारा साइबर सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए। फिर देखिए कोलैबोरेट ऑन डिजिटल स्टैंडर्ड सेट करिए। ठीक है, फिर एलिमिनेट करिए रेड टेपिज्म एंड एक्सेसिव सेंसरशिप। तो ठीक है, ये सब आपके जनरल पॉइंट्स हैं। अब आ जाइए दोस्तों इंडिया नेपाल रिलेशनशिप पर। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप का। तो इंडिया और नेपाल के बीच में बहुत ही यूनिक टाई ऑफ फ्रेंडशिप है दोस्तों, क्योंकि वो हमारा कल्चर भी सिमिलर है। हम लोग के बीच में ओपन बॉर्डर है एंड डीप रूटेड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स एंड किनशिप एंड कल्चर है। इंडिया नेपाल के लोग एक दूसरे के बीच में शादी वादी सब कुछ करते हैं। फिर देखिए नेपाल इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है लगभग 1850 किलोमीटर विथ 5 इंडियन स्टेट, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। जनरली आपको तो ये मैप में देखना चाहिए, बट फिलहाल आप इसको लिख लीजिए, प्लीज राइट इट डाउन। ठीक है, कि कौन कौन से स्टेट के साथ नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। हम लोगों का जो ट्रीटी है जिसके तहत हम लोगों की का रिलेशन कंटिन्यू हो रहा है वो है इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950। इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950। इसके तहत देखिए जितने भी नेपाली सिटीजन्स हैं उनको एकदम इंडियन सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाता है दोस्तों। इंडिया के किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। बस बहुत कुछ सेलेक्टेड जॉब्स हैं जिनके लिए उनको बार किया जाता है, बाकी अदरवाइज वो किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दे आर ट्रीटेड एज पार एज इंडियन सिटीजन्स ओनली। फिर देखिए नेपाल की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। तो दोस्तों नेपाल की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देन इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेपाल, क्योंकि बहुत सारे जो है टेररिस्ट या नक्सलिस्ट या माओइस्ट ये सब क्या करते हैं, इंडिया में कुछ क्राइम करके नेपाल भाग सकते हैं। तो उस केस में हम लोग को क्या है, नेपाल के कोऑपरेशन की जरूरत है। देन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एडेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इंडिया नेपाल ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, जैसे कि ये है पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ये एक डैम बना रही है इंडिया वहाँ पर। ठीक है, तो इन सब के सिक्योरिटी के लिए भी इंडिया नेपाल के बीच में आपका कोऑपरेशन की जरूरत है। फिर फॉर फ्लड वाटर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर ऑल्सो इंडिया नेपाल रिलेशंस मस्ट बी गुड। पीपल टू पीपल कनेक्ट इम्पावर, तो ये सब आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो अभी दोस्तों इंडिया नेपाल के बीच में बहुत सारे ये इनिशिएटिव्स एंड एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किया गया है। तो अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पावर सेक्टर में एक ट्राइलेटरल पावर ट्रेड साइन किया गया है इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर मेंस नॉट फॉर प्रीलिम्स। फिर ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट साइन की गई है। ये क्या करेगी कि नेपाल के लोगों को इंडियन वाटरवेज का एक्सेस प्रोवाइड करेगी। इट विल प्रोवाइड एक्सेस ऑफ इंडियन वाटरवेज टू नेपाल। ठीक है, बाकी बहुत सारा पैसा दिया गया है लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर। ठीक है, ब्रिजेज बनाए गए हैं महाकाली रिवर के ऊपर, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब हटाइए। ठीक है, अब आइए एरियाज ऑफ एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन दोस्तों
बाईलेटरल ट्रेड इंडिया और नेपाल के बीच में $7 बिलियन का है। देखने में छोटा लगता है देखिए, लेकिन इतने छोटे से देश के साथ अगर हम लोग $7 बिलियन का बाईलेटरल ट्रेड करें तो इट इज़ नॉट स्मॉल, इट इज़ वेरी ह्यूज। ठीक है, और देखिए इंडिया जो है नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, और इंडिया नेपाल का हाईएस्ट सोर्स ऑफ FDI भी है। तो जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट्स। फिर देखिए कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पर भी हम लोग इंडिया और नेपाल साथ में काम कर रही है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, जैसे कि बहुत सारे ग्रुपिंग में इंडिया और नेपाल दोनों हैं, जैसे BBIN, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल ग्रुप। फिर बिम्स्टेक में भी इंडिया नेपाल दोनों मेंबर हैं। फिर नॉन अलाइंड मूवमेंट में भी इंडिया नेपाल मेंबर्स रहे हैं। सार्क में भी इंडिया और नेपाल दोनों मेंबर हैं। सार्क में कौन कौन कंट्रीज मेंबर्स हैं आपको पता है? इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, ठीक है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। फिर डिफेंस कोऑपरेशन, इंडिया और नेपाल के बीच में डिफेंस जो एक्सरसाइज होता है, जैसे सूर्य किरण। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो नेपाली सोल्जर्स हैं वो इंडिया में भी, इंडियन आर्मी में भी वर्क कर सकते हैं, और वर्क करते भी हैं खूब सारे मात्रा में। जैसे जो गोरखा रेजिमेंट है उसमें बहुत सारे आपको नेपाली सिटीजन्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, फिर देखिए एनर्जी कोऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी इंडिया और नेपाल काफ़ी काम करते हैं साथ में। जैसे इंडिया और नेपाल ने ये पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन कर रखा है 1971 में। ठीक है, जिससे कि बॉर्डर एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है। स्पेशली इंडिया और नेपाल के बीच में हाइड्रो पावर कोऑपरेशन होता है दोस्तों। ठीक है, इंडिया डेवलप कर रही है नेपाल में वेस्ट सेती प्रोजेक्ट सेती रिवर पर। ठीक है, और वेस्ट सेती रिवर क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है करनाली रिवर की। ठीक है, जो कि नेपाल के वेस्ट में है। ठीक है, इसके अलावा महाकाली ट्रीटी, महाकाली रिवर पर भी हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं 6.4 गीगावाट का। करनाली रिवर पर भी हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं 900 गीगावाट का। अरुण प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम लोग अरुण नदी पर। तो ये सब सारे आपको आप लिख लीजिए। ठीक है, कि नेपाल और इंडिया के बीच में जो हाइड्रो पावर क्या क्या पे कहाँ कहाँ काम चल रहा है। तो वेस्ट सेती प्रोजेक्ट है, एक महाकाली प्रोजेक्ट है, एक अपर करनाली प्रोजेक्ट है, और अरुण प्रोजेक्ट है। तो आपको जैसे कि ये नाम दे करके कंफ्यूज नहीं किया जा सकता है फिर कि ये प्रोजेक्ट इंडिया और किस कंट्री के बीच में है। समझ रहे हैं? जस्ट रिमेंबर, आपको कितना मेगावाट बना रही है, गीगावाट बना रही है, वो सबसे मतलब नहीं है, बट जस्ट रिमेंबर कि ये सारी नदियों के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं वो इंडिया और नेपाल से रिलेटेड है। एनीवेज, कल्चर के रिस्पेक्ट में इंडिया स्वामी विवेकानंद सेंटर बनाया गया है काठमांडू में। वहाँ पर मतलब कल्चरल टाइज को प्रमोट करने के लिए। दोस्तों इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ इश्यूज हो गए थे, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे कोली साहब। ठीक है, कोली साहब ने बोला कि ये जो लिम्पिया धूरा है, काला पानी है, ये लिम्पिया धूरा, ये काला पानी और लिपू लेक, ये इंडिया का पार्ट है, और इसको इंडिया बता रहा है कि ये हमारे स्टेट उत्तराखंड का पार्ट है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, याद रखिएगा। लिम्पिया धूरा, ठीक है, काला पानी और लिपू लेक, आप बस इसको इसी ऑर्डर में याद रखिएगा। लिम्पिया धूरा, काला पानी और लिपू लेक, LKL, लिम्पिया, काला, लिपू। ठीक है, और वेस्ट टू ईस्ट इसको अरेंज कर लीजिए, वेस्ट टू ईस्ट। इधर वेस्ट में है लिम्पिया धूरा, बीच में है काला पानी, फिर लिपू लेक है ईस्ट में। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखिए। क्या पता UPSC इसको अरेंज करने के लिए भी बोल सकती है। ठीक है, एनीवेज, मेजर इश्यूज क्या क्या है दोस्तों इंडिया नेपाल रिलेशन में? अगेन ओनली फॉर मेंस, बॉर्डर डिस्प्यूट है, यही सब, लिम्पिया धूरा, काला पानी, लिपू लेक। फिर चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि नेपाल ने चाइना का जो बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव है, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, उसको साइन कर लिया है। हेंस ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। फिर ट्रस्ट गैप है, क्योंकि अगर नेपाल चाइना के साथ साइड करेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज तो होगा ही। फिर सिक्योरिटी इश्यूज है दोस्तों, क्योंकि नेपाल के रास्ते बहुत सारा स्मगलिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, फिर आपका फेक इंडियन करेंसी, इन सब को प्रमोट किया जाता है। फिर देखिए बहुत सारे गुरखा लोग जो हैं जो इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं, तो इंडियन आर्मी एक नई स्कीम लेकर के आई थी, अग्निपथ स्कीम, आपको पता होगा। तो बहुत सारे लोग इसके खिलाफ, जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं वो लोग इसके खिलाफ क्या कर रहे थे, मतलब कंसर्न्स रेज कर रहे थे कि ये सिर्फ 4 साल का जो वर्क हम लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो अब इंडियंस तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, ऑब्वियस सी बात है। जो नेपाली लोग भी जो इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते थे उनको भी तो थोड़ा ये लगा होगा, झटके की तरह लगा होगा। फिर कनेक्टिविटी इश्यूज है दोस्तों, इंडिया अपने प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाता, ये एक मेजर रीजन है।
ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के रिगार्डिंग जो है नेपाल ने कई बार रिक्वेस्ट किया है इंडिया को कि ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप को हम लोग क्या करते हैं, रीनेगोशिएट करते हैं, क्योंकि अब बहुत सारा टाइम हो चुका है। दूसरी बात क्या है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन किया गया था इंडिया और नेपाल मोनार्की के बीच में। नेपाल उस टाइम मोनार्की थी, अब नेपाल मोनार्की नहीं है, अब नेपाल डेमोक्रेसी है। तो इसलिए भी उनका रिक्वेस्ट है कि भाई फिर से थोड़ा साइन कर लो, तो वो हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो इम्फेसाइज करिए ऑन डिजिटल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स, ई गवर्नेंस एटसेट्रा। बायलैटरल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करिए टू डिस्कस कंटेंशियस इशूज सच एज बॉर्डर डिस्प्यूट। फिर मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको एंगेज करिए, जैसे BBIN, बिम्स्टेक, सार्क। फिर सस्टेन्ड एंगेजमेंट करिए, ठीक है। नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में वी शुड नॉट डू इंटरफेरेंस, ठीक है। फिर एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाइए। फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है उसको रिविजिट किया जा सकता है, ठीक है। फिर कल्चरल इवेंट्स, फिल्म फेस्टिवल्स, इन सबको प्रमोट करिए नेपाल में। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिए। आइए दोस्तों, चाइना के राइजिंग इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया के ऊपर एक आर्टिकल है। तो सबसे पहले सेंट्रल एशिया कहाँ है उसको देख लेते हैं। ये है दोस्तों कजाकिस्तान, ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। फिर है किर्गिस्तान, फिर है आपका तजिकिस्तान, फिर है उज्बेकिस्तान और फिर है तुर्कमेनिस्तान। इन पांचों कंट्रीज को मिला करके बोला जाता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज या सेंट्रल एशियन रीजन, ठीक है। ध्यान में रहे, यहाँ चाइना है, यहाँ इंडिया खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है। इंडिया का तजिकिस्तान के साथ वैसे कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लगता है, ठीक है। बहुत छोटा सा पॉइंट है, टकरा भी सकता है, बट इंडिया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर है तुर्कमेनिस्तान, ये है तजिकिस्तान, ठीक है। फिर उज्बेकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर कजाकिस्तान, ये ठीक है। ध्यान में रहे, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में ये जो है, ये है अरल सी, अरल सी, ठीक है। लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। फिर ये देखिए कैस्पियन सी के चारों ओर कौन कौन से कंट्रीज है ये भी ध्यान रखें। तो एक है कजाकिस्तान, फिर है एक तुर्कमेनिस्तान, फिर है आपका इधर है रसिया, ठीक है। फिर है अज़रबैजान और फिर है ईरान। कैस्पियन सी के चारों ओर 5 कंट्रीज है, आपका है कजाकिस्तान, रसिया और अज़रबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। इसको याद कर सकते हैं आप कुछ भी ये बना करके, जैसे कि KT राय ऐसा बना लीजिए, KT राय। तो कैस्पियन सी के चारों ओर है KT राय। KT राय साहब कौन कौन है, कौन कौन कंट्रीज हो गए KT राय में, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रसिया, अज़रबैजान, ईरान, ठीक है। कैस्पियन सी के और अरल सी के चारों ओर बस 2 ही कंट्रीज है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और ये 5 कंट्रीज हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान। एनीवेज दोस्तों, तो चाइना ने होस्ट किया है C+C5 समिट। बस आपको फिलहाल इतना ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए इस पूरे आर्टिकल में। C+C5 समिट जो है वो चाइना और 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के बीच में हेल्ड किया गया है। 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन से हैं लिख सकते हैं आप, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। फिर आपका किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, ठीक है। तो C+C5 और C में क्या हो गया, चाइना। तो इन सब ने क्या क्या फोकस किया, कल्चरल सिल्क रोड की बात की। ये मीटिंग अभी हाल फिलहाल ही ऑर्गेनाइज की गई है, मतलब जस्ट शुरुआत ही हुआ है इसका, ठीक है। फिर देखिए अब देखिए ये C+C5 समिट या चाइना और सेंट्रल एशिया के क्लोज आने से क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो ये क्या करेगा, जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन प्रमोट करेगा इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि इंडिया का भी काफ़ी इंटरेस्ट है दोस्तों चाइना में, ठीक है। फिर देखिए इट विल क्रिएट इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन फॉर इंडिया। देखिए इंडिया और सेंट्रल एशिया का ट्रेड है मात्र $2 बिलियन का, मात्र $2 बिलियन। इंडिया नेपाल का ट्रेड है $7 बिलियन, ठीक है। और इंडिया और इतने सारे कंट्रीज का, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज का जो ट्रेड है वो मात्र $2 बिलियन का, जबकि चाइना का ट्रेड इन कंट्रीज के साथ है $32 बिलियन का। तो ऑब्वियस बात है चाइना उन के साथ हम लोगों को क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा ह्यूज कंपटीशन करना होगा उस रीजन में। फिर कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये हो सकता है, जैसे इंडिया का लेड प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि इंडिया को ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने की बात करता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में क्या हो सकता है, ये हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है आपका चाइना का ज़्यादा क्लोज आना, ठीक है। फिर इट विल ऑल्सो रेज सिक्योरिटी कंसर्न्स बिकॉज इंडिया एंड सेंट्रल एशियन जो रिपब्लिक्स हैं वो कॉमन कंसर्न शेयर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग एटसेट्रा।
ठीक है, इसलिए इंडिया का प्रेजेंस वहाँ पर होना जरूरी है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी, कजाकिस्तान जो है दोस्तों वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान के पास ह्यूज रिजर्व है नेचुरल गैस के, ठीक है, तो ये इंडिया के भी इंटरेस्ट में है। इंडिया के पास क्या क्या चैलेंजेस है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक रिलेशंस, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में। तो पुअर कनेक्टिविटी इज वन इशू, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है दोस्तों, या तो रास्ता मिलेगा हम लोग को पाकिस्तान अफगानिस्तान के थ्रू या फिर ईरान के थ्रू। अब देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है हमारा सबसे प्यारा मित्र, ठीक है, तो अब पाकिस्तान सबसे प्यारा मित्र के थ्रू हम लोग जाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान बोलता है यहीं बैठो ना, थोड़ा देर खाना पीना खा करके जाओ ना, फिर जाने ही नहीं देता है उधर से, इधर से रास्ता ही नहीं देता है, ठीक है। फिर हम लोग इधर से ईरान के थ्रू भी जा सकते हैं, तो पहले हम लोग को क्या करना होगा, समुद्र पार करके ईरान जाना होगा, फिर ईरान के थ्रू हम लोग को जाना है, तो कुछ तो इधर से डायरेक्ट जा सकते हैं, फिर कुछ अफगानिस्तान के थ्रू आना होगा। अब अफगानिस्तान में हमारे अंकल आ गए हैं, ठीक है, तालिबानी अंकल, तो अब इन सारे प्रॉब्लम्स है, मतलब बेसिकली हमारे कनेक्टिविटी में, एक तो पाकिस्तान और एक इधर अफगानिस्तान, ठीक है। फिर लिमिटेड रिसोर्सेस, इंडिया के पास इतने भी रिसोर्स नहीं है कि हाँ मतलब वो रातों रात बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दे। जैसे चाबहार पोर्ट की बात है, तो प्रोजेक्ट बहुत सालों से इंडिया बना रही है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। फिर रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं दोस्तों, अगर रीजनल कन्फ्लिक्ट्स ना हो पाकिस्तान अफगानिस्तान इन सब रीजन्स में, ठीक है, तो ये काम थोड़ा आसान हो जाए, बट रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं। फिर देखिए इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं इंडिया ने विथ टू इम्प्रूव रिलेशंस विथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो कनेक्टिविटी के ऊपर आपको पता ही है, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। फिर कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी आई थी इंडियन गवर्नमेंट की 2012 में। फिर कमिटमेंट टू एक्सटेंड नेबरहुड पॉलिसी, देखिए इंडिया जो है, इंडिया की दो पॉलिसी है, ठीक है, एक तो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडिया के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उसके रिस्पेक्ट में ये पॉलिसी है। फिर एक है एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, तो जो एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी का मतलब क्या हो कि इंडिया के जो आसपास में एकदम कंट्रीज हैं उनसे थोड़ा थोड़ा जो दूर दूर में है, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उसी में आ गए आपके एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी में आ गए। फिर देखिए बाईलेटरल एंगेजमेंट्स इंडिया ने किए हैं काफ़ी कंट्रीज के साथ, जैसे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ। फिर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया कजाकिस्तान के साथ। फिर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस पर में भी इंडिया एंगेज कर सकता है, जैसे करता है, जैसे SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। प्लीज़ आप इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनके नाम कमेंट में लिखिए। फिर डेवलपमेंटल असिस्टेंस भी इंडिया प्रोवाइड करता है, जैसे $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने दिया है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, प्रोमोट सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, फोकस ऑन इकोनॉमिक रिलेशंस, फोकस ऑन कनेक्टिविटी, फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग अदर सेक्टर्स जैसे IT, फार्मा, टेक्सटाइल्स, हायर एजुकेशन, स्पेस, SMEs, पावर जनरेशन, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर और ये सब, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखा जा रहा है कि इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन के थ्रू अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या गोल्स हैं दोस्तों, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस। तो पहला है कि टू एंगेज एंड प्रोटेक्ट इंडियन डायस्पोरा। आपको पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी डायस्पोरा है दोस्तों, और इंडियन डायस्पोरा बहुत डाइवर्स कंट्रीज में है, इनफैक्ट वर्ल्ड की सारे कंट्रीज में इंडियंस रहते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पर कुछ भी होता है, ठीक है, कोई भी क्राइसिस आती है तो उनको प्रोटेक्ट करना, दैट इज़ वन गोल, ठीक है। टू इंश्योर इंडिया वॉइस इज हर्ड ऑन ग्लोबल फोरम्स, ग्लोबल फोरम्स पे इंडिया की जो वॉइस है उसको सुनी जाए। टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, बहुत सारे ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं जैसे कि टेररिज्म वगैरह है, और बहुत सारे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी आ गए हैं जैसे साइबर वॉरफेयर, तो उन सभी से इंडिया को प्रोटेक्ट करना है। टू क्रिएट एन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंड्यूसिव टू इंडियाज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो ऐसा बाह्य वातावरण क्रिएट करना है जिससे इंडिया का इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। तो ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के गोल्स हैं।
ध्यान रहे कि इंडिया ने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं विथ 53 कंट्रीज। डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं विथ 53 कंट्रीज, ठीक है। फिर देखिए डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 में आई थी। इसका टारगेट है कि इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है दोस्तों, डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, डिफेंस इंपोर्ट्स को घटाना है, ठीक है। ये टारगेट है किस पॉलिसी का? डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 की, ठीक है। अजय, डिफेंस डिप्लोमेसी वैसे होती क्या है अगर डिफाइन किया जाए इसको, तो डिफेंस डिप्लोमेसी मीन्स इस्टेब्लिशिंग कोऑपरेशन इन स्ट्रेटेजिक एरियाज एंड फैसिलिटेटिंग अ कलेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू एडवांस म्यूचुअल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंडिया ये डिफेंस डिप्लोमेसी को परस्यू करती है विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज सच एज युद्ध अभ्यास, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन करती है इंटरनेशनल फोरम्स पर, जैसे रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स। ये याद रहे ये किस ग्रुप का फोरम है? ये है एससीओ का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स। फिर इंडिया, देखिए इंडियन आर्मी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ भी प्रोवाइड करती है दोस्तों। जैसे टर्की जो है यानी तुर्की, अब तो इसका नाम तुर्की हो गया है, तो तुर्की में जब अर्थक्वेक आया, तुर्की और सीरिया में, तो इंडिया ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया, ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया टू हेल्प तुर्की, ठीक है। तो इस केस में क्या जो इंडिया के जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग रहते हैं वो जाकर के वहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा हो गया डिफेंस कोऑपरेशन का तरीका। तो डिफेंस डिप्लोमेसी का क्या क्या तरीका है? एक तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के डिजास्टर में हेल्प करना, ठीक है। फिर अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। तो जैसे कि किसी के पास मान लो मिसाइल नहीं है तो उसको मिसाइल प्रोवाइड कर दिया, किसी के पास कोई शिप नहीं है तो उसको शिप प्रोवाइड कर दिया, एंड लाइक दैट। देखिए डिफेंस कोऑपरेशन फॉरेन पॉलिसी के बीच में क्या क्या लिंकेज है, तो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी लिंकेज है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, अब देखिए स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ ही रहा है तो उसमें डिफेंस ट्रेड भी बढ़ेगा ही। फिर टेररिज्म, टेररिज्म दोस्तों एक रीजनल अफेयर नहीं है, टेररिज्म इज ए ग्लोबल अफेयर, ठीक है। तो इसीलिए डिफेंस कोऑपरेशन भी क्या होना चाहिए, बहुत सारे कंट्रीज के बीच में होना चाहिए। फिर रोल ऑफ ट्रेनिंग सर्विसेज, आपको पता है कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं एक दूसरे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज के, आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स, उनको इंडिया में ट्रेनिंग मिली है, ठीक है। फिर पावर पॉलिटिक्स से भी इसका लिंकेज है दोस्तों। देखिए डिफेंस कोऑपरेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इट विल इन्हांस द रीजनल स्टेबिलिटी, इट विल स्ट्रेंथन रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी आर्म्ड फोर्सेस की जब डिफेंस कोऑपरेशन आप करते हैं तो। इट विल ऑल्सो बूस्ट डिफेंस इंडस्ट्री, जिन कंट्रीज के साथ आपका डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, अगर उनको कोई डिफेंस इंपोर्ट करना है तो वो दूसरी कंट्री के पास जाने के पहले ये देखेंगे कि क्या आप उनको वो सामान प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इट विल ऑल्सो प्रोमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड इट विल ऑल्सो बिल्ड कॉन्फिडेंस बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। लेकिन दोस्तों चैलेंजेस भी हैं कुछ डिफेंस कोऑपरेशन में। क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो डिफेंस कोऑपरेशन जो है इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड कंट्री वाइज रेदर देन आउटलाइनिंग यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स। तो अभी इंडिया जो है कंट्री वाइज डिफेंस कोऑपरेशन करती है। फिर देखिए असर्टिवनेस ऑफ चाइना भी इसमें एक हिंड्रेंस है। फिर देखिए कुछ ही जो फॉरेन इंडियन एम्बेसीज हैं दोस्तों उसके पास डिफेंस विंग है, ठीक है, मतलब इंडिया की डिफेंस विंग है, जबकि यूएस और यूके जो है मैक्सिमम कंट्रीज में डिफेंस विंग अपना इस्टेब्लिश कर रखा है। फिर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है दोस्तों मिनिस्ट्रीज के बीच में, जैसे डिफेंस डिप्लोमेसी के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और चूंकि दूसरे कंट्री के साथ हम लोग एंगेज कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी यहाँ पर आ जाएगी। तो अब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए, ठीक है, तो उसका भी इशू रहता है। फिर देखिए दोस्तों सबसे बड़ा इशू क्या है कि लो डिफेंस स्पेंडिंग। इंडिया जो है मात्र 2% अपने जीडीपी का स्पेंड करती है एज ए डिफेंस बजट, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। इंडियन डिफेंस बजट इज 2% ऑफ इट्स ओवरऑल जीडीपी।
तो वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है? तो वे फॉरवर्ड हो सकता है कि आप पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करिए विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस डिप्लोमेसी, स्पेशलिस्ट को बुलाइए, स्पेशलिस्ट की हेल्प लीजिए, ठीक है। एनुअल ऑडिट कराइए कितने एक्टिविटीज़ आपने किए डिफेंस डिप्लोमेसी को प्रमोट करने के लिए। फिर इंटीग्रेटेड प्लानिंग करिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और भी कुछ मिनिस्ट्रीज की अगर जरूरत है तो उन सभी के साथ मिल करके। फिर स्ट्रेंथन करिए रिलेशंस विथ नेबरिंग कंट्रीज। अभी इंडिया की जो रिलेशंस है विद द नेबरिंग कंट्रीज वो बहुत अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान तो हमारा ऑल टाइम फ्रेंड है, आपको पता ही है। उसके अलावा अफगानिस्तान जहाँ डेमोक्रेसी थी वहाँ पर तालिबानी रेजिम आ चुकी है। उसके बाद नेपाल जो हमारा ऑल टाइम फ्रेंड था दोस्तों, तो वहाँ पर भी अभी आपको सिचुएशन अच्छी नहीं देखने के लिए मिल रही है। फिर देखिए भूटान, भूटान के भी जो लीडर्स हैं, बेसिकली जो रूलर्स हैं, वो भी चाइना के साथ एंगेज करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। मालदीव्स के जो न्यू प्रेसिडेंट हैं मुइजू साहब, तो मुइजू साहब तो टोटली चाइना की तरफ झुके हुए हैं, ठीक है। अब बच गया बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इवन दो कमिटमेंट जारी किया है कि हम लोग इंडिया के साथ रहेंगे, बट आप समझ रहे हैं ना कि इंडिया को लगभग घेरा हुआ है चाइना ने, ठीक है। तो हम लोग को अपने नेबरहुड कंट्रीज के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत है। आइए दोस्तों, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये डॉक्यूमेंट आया था 1948 में। 1948 में ये डॉक्यूमेंट आया था, तो 2023 में इसके आए हुए 75 साल हो गए। ये डॉक्यूमेंट ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने वाला एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसी चीज़ को 75 साल हुए, इसी चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स 75 इनिशिएटिव के द्वारा, ठीक है। तो 2023 में इस सेलिब्रेशन का थीम है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। देख लीजिए इसके गोल्स क्या क्या हैं। गोल्स हैं दोस्तों, प्रोमोटिंग यूनिवर्सलिटी एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर लुकिंग टू द फ्यूचर। तो ये सब देख लीजिए। कुछ ह्यूमन राइट्स हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो जो आपका फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे बहुत कुछ इसमें मिलता जुलता होगा। जैसे ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, यानी सभी लोग इक्वल हैं, कोई स्लेवरी और सर्विट्यूड नहीं करा सकता है, ठीक है। नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। फिर आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिटेंशन और एक्साइल मत करो। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स प्रमोट करो, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, हेल्थ एंड एडिक्वेट हाउसिंग प्रोवाइड करो। फिर देखिए आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसी पर्सनल प्राइवेसी के साथ। तो ये कहा था पुट्टा स्वामी जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि आर्टिकल 21 ऑल्सो प्रोवाइड्स राइट टू प्राइवेसी। तो आपको देख सकते हैं कि ये बहुत सारे राइट्स मिलते हैं इंडिया के फंडामेंटल राइट्स के साथ। ठीक है, ह्यूमन राइट्स और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का जो है क्या रिलेशन है, देख लीजिए। दीज यूनिवर्सल राइट्स आर इनहेरेंट टू अस ऑल। जो भी ये ह्यूमन राइट्स की बात करता है वो इनहेरेंट है दोस्तों, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, सेक्स, मतलब किसी आधार पर आपको वेरिएशन नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कि अगर आप अमेरिका के हैं तो आपको ज़्यादा राइट्स है, इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं तो आपके पास कम ह्यूमन राइट्स है। सभी को बराबर ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। बहुत सारे ह्यूमन राइट्स बहुत फंडामेंटल हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, और बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि लाइफ को जीने योग्य बनाते हैं, जैसे राइट टू फूड, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ एंड लिबर्टी, ठीक है। फिर देखिए ये जो UDHR है यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1948 में, ठीक है। और ये फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट था जिसने फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की थी, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बस लिखना है, ठीक है, ये लिखिए इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो तीनों डॉक्यूमेंट्स आप लिख लीजिए। पहला तो यही है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक ये डॉक्यूमेंट आता है। दूसरा डॉक्यूमेंट ये आता है इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। फिर तीसरा डॉक्यूमेंट आता है द इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। बस इसको इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स करके ये तीनों उसके अंदर लिख लीजिए आप, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। और एक बात आपको ध्यान में रखना है
ये इसको भी लिख लीजिएगा कि ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, और इसमें टोटल 30 राइट्स और फ्रीडम्स की बात की गई है। ठीक है, 30 राइट्स एंड फ्रीडम की बात की गई है, बट दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग, यानी कोई कंट्री चाहे तो उसको माने, नहीं चाहे तो नहीं भी मान सकती है। ठीक है, इसको काट दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये जो ह्यूमन राइट्स हो गए, तो ह्यूमन राइट्स को अब प्रोटेक्ट करना है या प्रमोट करना है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ मैकेनिज्म्स होने चाहिए। तो क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं? तो सबसे पहले मैकेनिज्म है कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड, जिसको जीनोसाइड कन्वेंशन बोलते हैं दोस्तों। ये 1948 में आया था। आपको पता है कि 1939 से लेकर के 1945 तक जर्मनी ने ज्यूस को बहुत ज़्यादा मारा था दोस्तों। ठीक है, मैसेकर कर रख दिया था उनका। ठीक है, नरसंहार जिसको बोलते हैं, नरसंहार कर दिया था। ठीक है, उनके पॉपुलेशन का 80 to 90% एलिमिनेट कर दिया था। तो आगे से ऐसा जीनोसाइड ना हो, तो इसलिए जीनोसाइड कन्वेंशन आया 1948 में। और अभी देखिए दुख की बात क्या है कि जिन ज्यूज लोगों का ये हुआ था, आपका नरसंहार हुआ था, यानी जीनोसाइड हुआ था, आज उन्हीं के खिलाफ आरोप है पैलेस्टीनियंस का नरसंहार करने का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रहे दोस्तों, हिस्ट्री जो है रिपीट कर सकती है अगर आप हिस्ट्री से ना सीखें तो। फिर देखिए दूसरा और क्या है मैकेनिज्म ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड। फिर देखिए कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। फिर रिफ्यूजी कन्वेंशन है। फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाई गई है। फिर देखिए यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के थ्रू भी आपका ह्यूमन राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर देखिए दोस्तों यूएन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इज ए प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं रिलेटेड टू जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स, एथनिक क्लिंजिंग, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इन सबको इंश्योर करना इंटरनेशनल कम्युनिटी का मतलब दायित्व है। यानी कभी भी आप फेल मत हो जाना वॉर क्राइम्स को प्रिवेंट करने में, कभी भी फेल मत हो जाना जीनोसाइड को प्रिवेंट करने में, कभी भी फेल मत हो जाना ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने में। बट दोस्तों ऐसा तो कहीं होता है, हमेशा फेल कर जाते हैं लोग। ठीक है, फिर बहुत सारे नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे कि इंडिया का नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया जो है, तो ये इंडिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, प्रमोट करेगा। चलिए सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के? ये स्ट्रेंथन करता है ह्यूमन राइट्स को, स्ट्रेंथन करता है सिटीजन्स को, यूनिवर्सल रिकॉग्निशन प्रोवाइड्स करता है जो बेसिक राइट्स हैं उनको। चैलेंजेस क्या क्या है दोस्तों ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए? एक तो पॉवर्टी ही सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब बहुत सारे लोग गरीब ही रहेंगे तो उनको भोजन के और तरह तरह की चीज़ों की प्रॉब्लम होगी ही। फिर क्लाइमेट चेंज दोस्तों एक नया प्रॉब्लम इमर्ज हो रहा है। ठीक है, आपको पता है कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है, 8.7 मिलियन पीपल, लगभग मान लीजिए कि 87 लाख लोग जो हैं वो डिस्प्लेस होकर के रह रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। ठीक है, फिर अब नया प्रॉब्लम क्या आ रहा है? वॉर्स, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर, फिर क्या है इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट, फिर टेररिज्म, ये भी ह्यूमन राइट्स को डिस्टर्ब करता है। फूड इनसिक्योरिटी इज अनदर चैलेंज टू ह्यूमन राइट्स। फिर वीमेंस राइट, दैट इज अनदर चैलेंज। अब जैसे तालिबान टेक ओवर हो गया अफगानिस्तान में, तो तालिबानी लोग बोलते हैं क्या कि अब हमारी बच्चियां नहीं पढ़ेंगी, यानी हमारी छोरियां छोरों से कम हैं, ऐसा बोलते हैं तालिबानी लोग। तो ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर रेशियल, एथनिक एंड रिलीजियस हेट्रेड भी प्रमोट होता है, तो वो भी ह्यूमन राइट को एक चैलेंज है। फिर LGBTQ+ राइट्स की तो बात ही नहीं होती है। ठीक है, फिर ऑथोरिटेरियन रेजीम्स हैं, अगर मान लो कि अब जैसे ईरान है, ईरान में एक ही महिलाएं आपका प्रोटेस्ट कर रही थी अगेंस्ट हिजाब, तो कितने लोगों को तो उसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको पकड़ पकड़ के फांसी दे दी गई। ठीक है, तो अब ये ऑथोरिटेरियन रिजिम्स से भी एक प्रॉब्लम है ह्यूमन राइट्स को। देख दोस्तों वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है? तो प्रोटेक्ट करिए एंड एम्पावर करिए इंडिविजुअल्स को, फिर इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज बिल्ड करिए, सेफगार्ड करिए फंडामेंटल फ्रीडम्स को, यानी फंडामेंटल फ्रीडम्स जो है यानी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह, इन सबको हमेशा आपको प्रोटेक्ट करना है। ग्लोबल सिस्टम होना चाहिए इन सभी चीज़ों से डील करने के लिए, जैसे ऑफिस ऑफ UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स,
फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट या आईसीजे, इन सबको इंटरफेयर करना चाहिए, टाइमली इंटरफेयर करना चाहिए, ठीक है, और अनबायस्ड इंटरफेरेंस करना चाहिए व्हेन डीलिंग विथ सच सीरियस मैटर्स। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए दोस्तों ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कौन कौन लोग आ जाएंगे? सिविल सोसाइटीज, प्राइवेट एंटिटीज, गवर्नमेंट्स, इंडिविजुअल, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। फिर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन प्रमोट करिए, लोगों को पता तो हो कि तुम्हारा जो है ह्यूमन राइट्स है क्या, अदरवाइज अगर उससे कोई छीनेगा भी ह्यूमन राइट्स तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। फिर आइए दोस्तों यूनेस्को की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ कि यूएस ने यूनेस्को को रीज्वाइन किया है। तो यूएस ने यूनेस्को को छोड़ दिया था एक बार तो 1986 के आसपास, ठीक है, फिर 2003 में ज्वाइन किया था, फिर 2013 में छोड़ दिया था यूनेस्को को, और फिर रिसेंटली यूएस ने फिर से इसको ज्वाइन कर लिया। तो यूएस ऐसा करते रहता है, आपको पता ही है। तो इसी बहाने यूनेस्को के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो यूनेस्को दोस्तों पहली बात जान जाइए कि ये इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है, और ये एक स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है। इसको भी स्टैब्लिश किया गया था 1945 में, ठीक है, टू कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंसेस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन फॉर ऑल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रमोट करना, फिर सोशल एंड एथिकल चैलेंजेस को डील करना। टोटल 194 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं, ठीक है। कुछ अवार्ड्स जो यूनेस्को प्रदान करती है, जैसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम, फिर यूनेस्को फेलिक्स, ये हाउफाउट जो भी है इसको पढ़ लीजिए आप अगर पढ़ने आता है तो, मुझे नहीं आता है, ठीक है। फिर देख लीजिए, आपको ये मैं बता ही दिया कि यूएस ने इसको 2018 में लीव कर दिया था, ठीक है, और फिर हाल फिलहाल इसको ज्वाइन कर लिया। लीव क्यों किया था? लीव इसलिए किया था क्योंकि यूनेस्को ने पैलेस्टीनियन एक जो जगह है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था, ठीक है। तो यूएस आपको पता है कि इसराइल को सपोर्ट करता है, इसलिए यूएस ने इसको छोड़ दिया था। लेकिन इसको रीज्वाइन क्यों करना पड़ा? क्योंकि जैसे ही यूएस ने छोड़ा तो उसके प्लेस को फिलअप करने के लिए आ गया चाइना। तो अब यूएस को लगने लगा कि यार मेरा तो जगह चाइना ले लेगा, तो इसलिए यूएस फिर से इसमें आ गया, ठीक है। देखिए यूनेस्को में जो एडमिशन होता है यानी एंट्री होती है किसी कंट्रीज की, कैसे होती है? अगर कोई भी मेंबर है यूएन का, ठीक है, तो उसको राइट मिल जाता है यूनेस्को की मेंबरशिप का, यानी कि वो चाहे तो आराम से यूनेस्को का मेंबर बन सकता है। जो मेंबर नहीं है यूएन का, उसको एंट्री दिलाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी जो है यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस की, उसकी वोटिंग चाहिए। यानी जनरल कॉन्फ्रेंस के 2/3 वोटिंग से जो नॉन मेंबर हैं यूएन के, उनको भी एंट्री दी जा सकती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आइए इसमें तो इश्यूज क्या क्या यूनेस्को फेस करती है उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले है कि मेंबर की प्रायोरिटीज मिसमैच करती है दोस्तों। अब इतने सारे 194 देश हैं तो सभी का प्रायोरिटी तो सिमिलर हो नहीं सकता है। फिर फाइनेंशियल दुख है यूनेस्को को, 20% फंडिंग सिर्फ यूएस से आती थी, अगर यूएस छोड़ दिया तो 20% फंडिंग ही कम हो गई। न 1 लाख रुपए आते थे यूनेस्को को, तो वो 80,000 में बदल गया यूएस के जाते ही। फिर देखिए फोकस ऑन एजुकेशन जो है यूनेस्को का, वो थोड़ा घट गया है, तो इसका जगह ले लिया है दूसरे ग्रुपिंग्स ने, जैसे द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन ने इसको रिप्लेस कर दिया है यूनेस्को को। फिर देखिए बहुत सारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, आपको पता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का लिस्ट निकालती है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने में ये हमेशा फेल रही है। जैसे अफगानिस्तान में ये बामियान बुद्धाज, ये एक आपका इसको तालिबानियों ने उड़ा दिया था दोस्तों, ठीक है। बामियान बुद्धा बेसिकली गांधार कला का की मूर्ति थी, गांधार आर्ट का एक मूर्ति थी। आपको पता है 2 टाइप के आर्ट थे बेसिकली, एक था मथुरा आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, फिर गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, और इसके अलावा साउथ इंडिया में था जिसको हम लोग बोलते हैं अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो बामियान बुद्धा जो कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड एक स्कल्पचर था, ठीक है, उसको तालिबान लोगों ने उड़ा दिया, ठीक है। फिर और क्या प्रॉब्लम है? देखिए चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जैसे यूएस निकला वैसे चाइना उसको ज़्यादा ये देना शुरू कर दिया। फिर भी देख लीजिए कुछ अचीवमेंट्स भी हैं यूनेस्को के, तो क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इसने डिक्लेयर कर रखे हैं लगभग 1157, ठीक है।
तो इससे वर्ल्ड हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने में, प्रमोट करने में भी हेल्प मिलती है। फिर इंटेंजिबल हेरिटेज कन्वेंशन जो है 177 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ठीक है। इसने एजुकेशन को भी प्रमोट किया है दोस्तों। जो एजुकेशन का लेवल 2020 में था, यानी 76% लिटरेसी थी ऑल ओवर वर्ल्ड, वो 1999 में लिटरेसी थी 76% और 2020 में लिटरेसी हो गई 86%, लगभग 10% का इंक्रीज हुआ है। तो इसमें और भी है, मतलब कि कंट्रीज का भी रोल रहता ही है, बट यूनेस्को की भी इसको सफलता का श्रेय दिया जा सकता है। और फिर देखिए मीडिया डेवलपमेंट इंडिकेटर्स यूनेस्को ने डेवलप किए हैं कि फ्री मीडिया के लिए ये कुछ इंडिकेटर्स यूनेस्को ने जारी किए हैं, ठीक है। फिर वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर करके सेपरेट लिस्ट बनाती है यूनेस्को, ठीक है। जैसे कोई वर्ल्ड हेरिटेज है, वो किसी भी कारण से, क्लाइमेटिक रीजन से, कन्फ्लिक्ट के कारण या किसी भी रीजन से अगर वो डेंजर में है, तो अब उस पर उस लोगों का ध्यान चला जाता है इस लिस्ट को देख करके, ठीक है। तो अगर अब वो चाहें तो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कम से कम। फिर वे फॉरवर्ड क्या है दोस्तों, तो मोर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए यूनेस्को में, डेवलप्ड कंट्रीज से ज़्यादा पैसा दो। फिर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ हेरिटेज साइट्स जो है, इसमें बहुत सारी उंगली उठाई जाती है, तो इसको भी थोड़ा रिवैम्प करने की जरूरत है। फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छा स्ट्रेंथन करिए, ठीक है, ताकि कोई एक दो कंट्रीज ही ज़्यादा डिसीजन ना ले, मतलब यूएस और चाइना इन्हीं का दबदबा ना रहे, बट बल्कि सारी कंट्रीज का जो है उसमें अच्छे से बात सुनी जाए। फिर पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन एनहांस करिए। आइए दोस्तों कुछ शॉर्ट्स में न्यूज़ हैं, उसको देखते चले जाते हैं। इंडिया इजिप्ट रिलेशन के बारे में है, तो इंडियन प्रेसिडेंट विजिट किए थे इजिप्ट को, ठीक है। इंडिया और इजिप्ट ने साइन किया है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। वैसे तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के साथ हमारे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। फिर इंडियन पीएम को मिला नाइल ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड, जो कि इजिप्ट का हाईएस्ट स्टेट ऑनर है। जैसे इंडिया में दिया जाता है ना भारत रत्न, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, उसी तरीके से है ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड, जो कि इजिप्ट ने दिया है इंडियन आपके पीएम को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक आप बस लिख लीजिए, एक जगह है इजिप्ट में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव सिमेट्री, लिख लीजिए, पूरा बड़ा नाम है बट फिर भी लिख लीजिए, हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव सिमेट्री, ठीक है। कहाँ पर है ये, तो इजिप्ट में है। और इस रेलेवेंस क्या है दोस्तों, कि वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे जो सोल्जर्स फाइट कर रहे थे, तो इजिप्ट और पैलेस्टाइन के लिए जो सोल्जर्स फाइट कर रहे थे, उनमें से 4300 इंडियन सोल्जर्स के सेक्रीफाइस को कॉमेमोरेट करता है ये। जैसे आपको पता है कि इंडिया गेट जो है, वर्ल्ड वॉर्स में इंडियन जितने की जो डेथ हुई थी, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, उनको कॉमेमोरेट करने के लिए इंडिया में बनाया गया है इंडिया गेट। उसी तरीके से इजिप्ट में इंडियन सोल्जर्स ने जो वर्ल्ड वॉर 1 में अपनी जान गंवाई थी, उन लोगों को रिस्पेक्ट देने के लिए ये बनाया है हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वार ग्रेव सिमेट्री, और ये इजिप्ट में है। और ये इंडियन सोल्जर्स जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में इजिप्ट और पैलेस्टाइन के लिए अपनी जान गंवाई थी, उनको सेलिब्रेट करता है। तो सो जस्ट राइट दिस डाउन। उसके अलावा दोस्तों इसको भी लिख लीजिए, अल हाकिम मॉस्क। अल हाकिम मॉस्क भी गए थे मोदी साहब, ठीक है। अल हाकिम मॉस्क है इजिप्ट में, इसको लिख लीजिए आप। ये बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है, इट इज़ रिलेटेड टू बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी। और बोहरा मुस्लिम कम्युनिटीज़ का इंडिया से बहुत अच्छा एक लिंक है दोस्तों। लिंक ये है कि जो बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी हैं, ये फॉलो करते हैं इजिप्ट के एक स्कूल को, जिसका नाम है फातिमी इस्माइली तैयबी स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। फातिमी इस्माइली तैयबी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं जो बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी है वो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि इसका सीट, मतलब हर एक जो धर्म का, जैसे आपको क्रिश्चियनिटी का सीट कहाँ पर है, वेटिकन सिटी में है, सीट ऑफ क्रिश्चियनिटी है ना वेटिकन सिटी में, ठीक है। उसी तरीके से ये जो बोहरा कम्युनिटी का जो सीट है, वो था पहले यमन में, वो पहले यमन में था। और 1539 में ये इसका सीट जो है, बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी का सीट शिफ्ट कर गया है
सिद्धपुर गुजरात में, यानी कि इनके जो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं बोहरा मुस्लिम्स के, वो बैठते हैं सिद्धपुर गुजरात में दोस्तों। इसलिए आप कई बार देखे होंगे एक मोदी जी बहुत ही मतलब अच्छा फैंसी सा ये चोगा क्या बोलते हैं उसको, कपड़ा पहन करके कुछ लोगों से गले मिल रहे थे। वो फोटो बहुत अच्छा देखने के लिए लगता है। ठीक है, तो वो वोहरा मुस्लिम्स थे दोस्तों। ये बेसिकली बिजनेसमैन कम्युनिटीज होते हैं। ठीक है, तो ये है दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, इसको भी लिख लीजिए कि इनका सीट जो है कहाँ पर है, सिद्धपुर गुजरात में। दाऊदी बोहरा कम्युनिटी, इनका सीट पहले था यमन में और अब इनका सीट है सिद्धपुर गुजरात में। फिर देख लीजिए, देखिए यूएन पीस कीपिंग जो मिशंस हैं उसके भी 75 साल हो रहे हैं। ठीक है, 75 साल हो रहे हैं। तो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है यूएन ने, इस यूएन पीस कीपिंग ने, इसी के ऊपर पीस बिगिंस विथ मी, बस इतना लिख लीजिए, पीस बिगिंस विथ मी। यह है यूएन पीस कीपिंग का इनिशिएटिव, बस इतना आप लिख लीजिए, पीस बिगिंस विथ मी कैंपेन इनिशिएटिव ऑफ यूएन पीस कीपिंग। फिर देख लीजिए इंडिया यूएन एसडीजी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, बस इतना लिख लीजिए आप कि नीति आयोग और यूएन के बीच में ये साइन किया गया है। ठीक है, इंडिया यूएन एसडीजी कोऑपरेशन फ्रेमवर्क ये साइन किया गया है नीति आयोग और यूएन के बीच में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं। एकदम आपको याद रहना चाहिए कि जो नंबर 1 है वो पॉवर्टी से रिलेटेड है, नंबर 2 है वो हंगर से रिलेटेड है, नंबर 3 जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है, नंबर 4 वाटर से रिलेटेड है। तो इस तरह से टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यू मस्ट रिमेंबर। आप उसको क्या करिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए। फिर देखिए दोस्तों, ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। दो कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूएन का, यूएन के 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसमें से एक उसका ऑर्गेनाइजेशन है आईसीजे। लेकिन आईसीसी जो है यूएन का नहीं है, इसकी फॉर्मेशन हुई है रोम स्टैट्यूट से। ऐसे ही इसको लिखिए। ठीक है, रोम स्टैट्यूट से इसको लिखते चले जाइए आप। ठीक है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट, ये यूएन के ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका फॉर्मेशन हुआ है रोम स्टैट्यूट से। दोनों का जो है हेडक्वार्टर है वो द हेग नीदरलैंड्स में ही, दोनों में लिख लीजिए, द हेग नीदरलैंड्स में दोनों का हेडक्वार्टर है दोस्तों। ठीक है, जिसने भी रोम स्टैट्यूट साइन कर रखा है उसके लिए आईसीसी का जो भी जजमेंट है दोस्तों वो ऑब्लिगेटरी है, यानी आपको उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रहे। तो इसने क्या किया दोस्तों, हाल फिलहाल क्या किया कि रसिया के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने का ये दे दिया कि रसिया के प्रेसिडेंट पर इसने, जैसे रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया हुआ है ना, तो बहुत सारे सिविलियंस भी उसमें मारे गए। तो इस कारण से रशियन प्रेसिडेंट को सज़ा सुना दी किसने, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट ने। और रसिया जो है आपको पता है कि ब्रिक्स का मेंबर है। ठीक है, अब ब्रिक्स समिट होने वाला था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के ऊपर ये टेंशन आ गई कि अगर रशियन प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आते हैं विजिट करने के लिए, और साउथ अफ्रीका ने ये साइन कर रखा है दोस्तों रोम स्टैट्यूट, यानी साउथ अफ्रीका इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट के डिसीजंस को मानने के लिए बाध्य है। तो इसमें ये टेंशन आ गई थी कि अगर रशिया के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ विजिट करने आ जाते हैं तो क्या हमें उन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए न्यूज़ में है। ठीक है, बट रशिया प्रेसिडेंट वहाँ गए ही नहीं, तो वो बात अलग है। वैसे भी जाते तो उनको वो अरेस्ट नहीं कर सकते थे, कुछ ना कुछ उनको वे अराउंड कुछ रास्ता ढूंढना पड़ता। तो एनीवेज देखिए, स्टेट पार्टीज टू द रोम स्टैट्यूट हैव ए लीगल ऑब्लिगेशन टू कोऑपरेट, यानी ऑब्लिगेशन है, आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है दोस्तों वो पनिश करती है इंडिविजुअल्स को किसके लिए, जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स एंड एग्रेशन के लिए। ठीक है, बाकी आपको पता है रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स, इसके तहत ही ये आईसीसी बनाया गया है। ठीक है,
टोटल 123 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। कुछ कंट्रीज ने इसको कभी साइन नहीं किया है, एकदम याद रखिए। इंडिया ने साइन नहीं किया है, एकदम लिख लीजिए, इंडिया ने साइन नहीं किया, चाइना ने साइन नहीं किया, इराक ने, नॉर्थ कोरिया ने, सऊदी अरबिया ने और टर्की ने इसको साइन नहीं किया है। कुछ कंट्री ने साइन किया है पर रेटिफाई नहीं किया, जैसे इजिप्ट, ईरान, इजराइल, रसिया, यूएस। ठीक है, इनके पास केसेस कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में तो मेंबर कंट्रीज ले जा सकते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेफर कर सकता है कोई केस वहाँ पर, फिर कोई प्रोसिक्यूटर भी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकता है किसी भी मेंबर स्टेट में। देख लीजिए दोस्तों, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। देखिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है इसका हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड में। आपका नाम से ही समझ सकते हैं कि ये पोस्टल से रिलेटेड ये यूनियन है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। देखिए एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन, ठीक है, एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन। ठीक है, आप बस इतना जान जाइए कि ये FAO जो है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इससे ये रिलेटेड है। और ये कहाँ काम करेगी, देखिए ये इससे रिलेटेड है बट ये रीजनल काम करेगी। कहाँ कहाँ इसका फोकस एरिया रहेगा, एशिया और पैसिफिक में। ठीक है, फिर देखिए कंबाइंड मैरी टाइम फोर्सेस। देखिए कंबाइंड मैरी टाइम फोर्सेस जो है ये एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है। ठीक है, लिख लीजिए, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस क्या है, मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है। ठीक है, जिसको कि कमांड करता है यूएस, करते हैं यूएस के नेवी के वाइस एडमिरल। कौन कमांड करते हैं, इसको लिखना है आपको। ठीक है, कि यूएस के नेवी के वाइस एडमिरल इसको कमांड करते हैं। और ये किस पे काम करेगी, काउंटर नार्कोटिक्स, काउंटर स्मगलिंग, पायरेसी और इन सब के लिए ये काम करती है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है बहराइन में, हेडक्वार्टर है बहराइन में। और रिसेंटली क्या किया कि यूएई ने इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है, बस इसलिए ये न्यूज में था। बाकी आप लिख लीजिए, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप है, इंडिया भी मेंबर है। ठीक है, इसको कमांड करते हैं यूएस के नेवी के वाइस एडमिरल। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है बहराइन में। दोस्तों नॉर्दर्न सी रूट की बात हो रही है, नॉर्दर्न सी रूट की बात हो रही है, तो देख लीजिए नॉर्दर्न सी रूट क्या है। देखिए ये है रसिया, पूरा इधर मतलब, ठीक है, ये पूरा रसिया है। रसिया का ये ईस्टर्न पार्ट है व्लादिवोस्तोक, और ये वेस्टर्न पार्ट है आपका, ये सॉरी इधर से ये हो गया रसिया, ये सेंट पीटर्सबर्ग। तो जनरली रसिया के इस पोर्शन से रसिया के इस पोर्शन तक जाना है अगर, ठीक है, तो इधर से जहाज जाएगा ऐसे ऐसे हो करके, इतना लंबा रूट इसको तय करना होगा। ठीक है, पर अगर ये आर्कटिक का कुछ बर्फ पिघल जाए दोस्तों, तो ये आराम से इधर ऐसे जा सकता है। तो यही है नॉर्दर्न सी रूट, यानी आर्कटिक पोल के थ्रू, जो नॉर्दर्न पोल है उसके थ्रू। ठीक है, ये नॉर्दर्न पोल के थ्रू जो रास्ता बनाया जाएगा उसी को बोला जा रहा है नॉर्दर्न सी रूट। ठीक है, तो रसिया ने बोला है कि वो $24 बिलियन इन्वेस्ट करेगी नॉर्दर्न सी रूट में। ठीक है, ये क्या करता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ आर्कटिक ओशन को कनेक्ट करता है, और इससे दोस्तों बहुत सारा जो ट्रैवल टाइम है वो बच जाएगा। ठीक है, जो नॉर्दर्न सी रूट है वो दोस्तों रन करता है बेरेंट्स सी से, जो कि रसिया का बॉर्डर है नॉर्वे में। यहाँ पर है आपका रसिया का बॉर्डर नॉर्वे में, यहाँ के आसपास है आपका बेरेंट्स सी। ठीक है, और दूसरा इसको कनेक्ट करेगा ये बेरिंग स्ट्रेट बिटवीन साइबेरिया एंड अलास्का। बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पर है, इधर अलास्का यूएस है और इधर रसिया है। ठीक है, और ये बीचों बीच जो है ये बेरिंग स्ट्रेट है। तो इस बेरिंग स्ट्रेट को ये कनेक्ट करेगा सीधे बेरेंट से। ठीक है, बेरेंट कहाँ पर है, रसिया और नॉर्वे के बीच में है बेरेंट सी, और रसिया और यूएस यानी रसिया और अलास्का के बीच में है आपका बेरिंग, उसको ये कनेक्ट करेगा। पूरा का पूरा रूट जो है दोस्तों वो
आपके रसिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। आपको पता है कि जहाँ पे भी आपका बॉर्डर खत्म होगा वहाँ से 200 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस आप ही के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। ठीक है, तो देखिए ना, ये पूरा रसिया रसिया ही है इधर इधर। ठीक है, तो ये पूरा एरिया, ये पूरा 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, ये पूरा एरिया क्या होगा, रसिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रसिया को ज़्यादा एक्सेसिबल बना देगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पोर्शन है व्लादिवोस्तोक वगैरह में इतनी ठंड रहती है कि सालों भर यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। तो और रसिया को कहीं पर भी जाना क्या होगा, इससे आसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि रास्ता भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए सिग्निफिकेंस क्या क्या है, एनर्जी और टाइम की सेविंग होगी 30 से 40%। ठीक है, फिर बहुत सारा डिस्टेंस बच जाएगा, ये सुएज कनाल के रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा तो। ठीक है, पायरेसी रिस्क एकदम रहेगी ही नहीं, इतनी ठंड में जाकर के जहाज को कौन लूटने जाएगा दोस्तों, नॉर्थ पोल के एरिया में जाकर के जहाज लूटने कोई जाएगा ही नहीं। फिर एक्सप्लोर करना आर्कटिक सी रीजन में, आर्कटिक ओशन रीजन में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए चैलेंजेस क्या क्या हैं दोस्तों, कि ये प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को चैलेंज कर सकता है, डिनाई कर सकता है, क्योंकि इसमें पूरा रसिया का दबदबा होगा। अब ध्यान देख दीजिए, इस एरिया में कोई कंट्री रसिया को काउंटर कर ही नहीं सकती है, तो ये सब चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आर्कटिक फॉग एक चैलेंज क्रिएट कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंटल रिस्क होगा दोस्तों, आर्कटिक की सारी बर्फ ही पिघला दीजिएगा, तो आप सोच रहे ग्लोबल वार्मिंग कितना ज़्यादा मतलब एक बड़ा थ्रेट के रूप में इमर्ज हो जाएगा। तो ये सब है दोस्तों, इससे के साथ हमारा जून मंथ का इंटरनेशनल रिलेशंस का करंट अफेयर्स फिनिश होता है। अब हम लोग जुलाई अगस्त आगे का करंट अफेयर्स देखेंगे। जिस तरह से आपको मैंने लिखने के लिए बोला है उस तरह से आप लिख लीजिएगा, तो आपका शॉर्ट नोट्स 1 से 2 पेजेज में हो जाएगा, और फिर उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं प्रीलिम्स के पहले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।